हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईटीएफ क्लासेस। दोस्तों, आज है अक्टूबर 6, वेडनेसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आज नए बच्चे आए हैं, पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए रोज हम बढ़िया न्यूज़पेपर की एनालिसिस लेके आते हैं। और जो लोग पुराने बच्चे हैं वो पूरी एनालिसिस को देखें, क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पेज से। पहले पेज में जो सबसे पहली न्यूज़ है वो आपको पता ही है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पे कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हैं, उसको लेके है। तो इसको हम लोग एज सच न्यूज़ को कवर नहीं करेंगे, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके जीएस पेपर 4 में केस स्टडीज आती हैं। केस स्टडी वो इस तरह से आती है जैसे मान लो आप किसी कहीं पे डीएम हो या कहीं पे एसपी हो, वहां पे अगर इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं तो आपके सामने कौन से एथिकल डायलेमाज होते हैं, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और उन ऑप्शंस में से आपको बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वो चूज करना रहता है। तो इस तरह के जो जीएस पेपर 4 में केस स्टडी आते हैं, उस पर्सपेक्टिव से आप इस न्यूज को देख सकते हो। तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस तरह के इंसिडेंट अगर अगर आप वहां पे एसपी होते, वहां पे होता, तब कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन लेते। तो कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताएं। 2-4 लाइन में लिख सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, आगे हम बढ़ते हैं। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स थियरिस्ट गेट फिजिक्स नोबल। फिजिक्स का नोबल मिला है 3 लोगों को मिला है। एक जो है वो यूएस में रहते हैं, हालांकि वैसे तो जापानी साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्यूकोरो। दूसरे हैं जर्मनी से हैं, उनका नाम है क्लोज हेजलमैन। और तीसरे हैं इटली से जिनका नाम है जॉर्जिया पेरिसी। तीनों को नोबेल प्राइज मिला है। किस लिए मिला है? अलग अलग जगह। देखिए, इन्होंने जो डिस्कवरी की है वो कोई नई डिस्कवरी नहीं है, ये बहुत पुरानी डिस्कवरी है जो इन्होंने की है। 1960s 1970s में किया था, मतलब 50-60 साल पहले इन्होंने जो डिस्कवरी की थी उसके लिए आज इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ये बात है। किस किस में किया है? देखिए, जो शोको मुराबे जी हैं, इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के अंदर मिक्स होती है तो उससे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ी, हमें सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होता है, लेकिन इस थ्योरी की शुरुआत जो है वो श्योको जी ने की थी। मतलब 50-60 साल पहले जो इन्होंने फाउंडेशन रखी थी, आज के समय में जो हम लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर स्टडी करते हैं, इनकी थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। क्लाउस हेजलमैन ने क्या किया था? इन्होंने क्लाइमेटिक मॉडल्स बनाए थे। जैसे आईएमडी होता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, वो किस तरह के कौन से मॉडल को फॉलो करता है मानसून को प्रिडिक्ट करने के लिए, वेदर फोरकास्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए। उस तरह के जो मॉडल आज के समय दुनिया में चलाए जा रहे हैं ना, वो क्लाउस हेजलमैन ने ही शुरुआत की थी। तो एक पायनियर हैं, शुरुआत इन्होंने की थी। और जो पेरिसी ने क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं उनके कुछ हिडन प्रॉपर्टीज उन्होंने खोजी थी। तो ये इनका जो है किया जाता है। उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो आप देख सकते हो। देखिए, ये जो डिस्कवरी है इस समय क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी COP26 होने वाला है। कहाँ पे? ग्लासगो में। ग्लासगो में COP26 होने वाला है। ये COP20 ये क्या होता है? आप मुझे ये बताओगे कि COP26 यहाँ पे होने वाला है। COP21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड COP3 इट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ पे हुए थे आपको ये बताना है, कौन से ईयर में हुए थे और कहाँ पे हुए थे, लोकेशन क्या थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोनों। चलिए, अब कुछ और अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो नोबेल प्राइज के बारे में। पहली जो वीमेन थी जो इनको मिला था, उनका नाम था मैडम क्यूरी, और इनको 2 बार मिला है। एक बार फिजिक्स से मिला है, एक बार केमिस्ट्री से मिला है। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। रविंद्रनाथ टैगोर जी फर्स्ट इंडियन थे, सिर्फ फर्स्ट इंडियन ही नहीं बल्कि फर्स्ट एशियन भी थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। कौन सी बुक के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सीवी रमन को फिजिक्स के लिए मिला था। तो क्योंकि अभी नोबेल प्राइज न्यूज में है तो आपको ये पता करना है कि रमन इफेक्ट क्या होता है। तो ये एक आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए आपको देके जा रहा हूँ। सो यू नीड टू नो व्हाट इज रमन इफेक्ट, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। मदर टेरेसा को भी नोबेल प्राइज मिला। अमर्त्य सेन को भी नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अमर्त्य सेन को भारत रत्न भी दिया गया था। कौन से ईयर में दिया गया था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कब इनको भारत रत्न मिला था। उसके बाद हरगोविंद खुराना जी को मेडिसिन में मिला था, और वेंकट रमन रामाकृष्णन जी को नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। तो यार इंडियन भी पीछे नहीं है। सोच के देखो, इंडिया के पास सुविधाएं नहीं है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने इतने नोबेल लॉरिएट यहाँ से निकाले हैं। और अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा लेबोरेटरी सिस्टम, हमारा रिसर्च अगर सिस्टम मजबूत होता, हम लोग कितने ज्यादा नोबेल लॉरिएट यहाँ से निकाल सकते थे, है ना। ये अपने आप ही सोचने की बात है। चलिए, अगली न्यूज है, क्या कहती है? मूडीज गिव्स स्टेबल रेटिंग टू इंडिया। ये मूडी क्या है? मूडी एक दुनिया में
रैंकिंग देने वाली एक संस्था है। किसको रैंकिंग देती है? ये वर्ल्ड इकोनॉमीज को रैंकिंग देती है। एक्चुअली इस दुनिया में तीन सबसे बड़ी मेजर रेटिंग एजेंसी हैं। एक का नाम है मूडी, एक का नाम होता है S&P और एक का नाम होता है फिच, FITCH। ये तीनों जो एजेंसीज हैं हर कंट्री को अपने हिसाब से रेटिंग प्रोवाइड कराती हैं। तो मूडी ने अभी इंडिया की रेटिंग को जो है वो स्टेबल कर दिया है। पहले इंडिया की रेटिंग नेगेटिव थी क्योंकि देखिए लॉकडाउन चल रहा था, वैक्सीनेशन भी नहीं हो रहा था प्रॉपर तरीके से, तो इन्होंने हमारा जो है नेगेटिव में रखा था, लेकिन फिलहाल इन्होंने स्टेबल इसको कर दिया है। मतलब इंडिया की जो रेटिंग है थोड़ी सी यहाँ पे इन्होंने इंप्रूव की है। अब आप सोचोगे सर इस रेटिंग इंप्रूव करने से क्या होता है? देखिए रेटिंग जब आपकी इंप्रूव होती है तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को मैसेज जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी बाउंस बैक कर रही है, वो ग्रो कर रही है, इसलिए वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए ये रेटिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप बात करो इंडिया की, इंडिया में भी कुछ रेटिंग एजेंसी है जो हमारी लोकल रेटिंग एजेंसी हैं। कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे क्रेडिट क्रिसिल, ये इंडिया की सबसे पुरानी रेटिंग एजेंसी है। 1987 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके अलावा इकरा, इसको 1991 में किया गया था। केयर, CARE, क्रेडिट एनालिसिस एंड द रिसर्च लिमिटेड, इसको किया गया था 1993 में। और एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च, इसको किया गया था 2011 में। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मूडी ने जो इंडिया को भी रखा है वो इस पोजीशन में रखा है, Baa3 में रखा है। जैसे स्कूल में होता है ना, वो बच्चों को ग्रेडिंग मिलती है B+, A+, C+, है ना, A++, उसी तरह का होता है ये कुछ सिस्टम। चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो ये बिल्कुल सारी फालतू न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, कोई खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं सीधा हम कहाँ पे भैया, पेज नंबर 9 पे। देखिए पेज नंबर 9 पे पीपल पे टू ट्रीटमेंट फॉर डिस्पाइट PMJAY के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में थोड़ी देर में आपको बताऊंगा एक सेपरेट आर्टिकल में, क्योंकि ये पूरा लोकल न्यूज़ है। एडिटोरियल में अगर आपको देखना है तो अगर आपके पास आकर आपके इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इस टॉपिक को भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके इकोनॉमिक्स के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप इसको कंप्लीटली छोड़ सकते हो। एकदम हार्ड कोर इकोनॉमी के बिल्कुल टॉपिक है ये, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी छोड़ सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। विद द बैंक, इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि मॉनसून इंडिया में जो आया था वो मॉनसून अभी वापिस जा रहा है ना। मॉनसून रिट्रीट हो, मतलब विड्रॉ कर रहा है, लेकिन अच्छी न्यूज के साथ विड्रॉ कर रहा है, खराब न्यूज के साथ विड्रॉ नहीं कर रहा है। क्योंकि इस साल IMD ने अंदाजा लगाया था कि शायद इस साल इंडिया में मॉनसून कम रहेगा एज कंपेयर टू एवरेज। हालांकि इंडिया में जो एवरेज रेनफॉल होती है वो होती है 87.4 होती है जून से लेकर सितंबर के बीच में, ठीक है। इस बार वो 88 सेंटीमीटर है, मतलब एवरेज से थोड़ी आसपास ही हुई है एवरेज के। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि इंडिया में जो रेनफॉल डेफिसिट है वो 9% होगा, क्योंकि जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में इंडिया में काफी कम रेनफॉल हुआ था, 24%। लेकिन इसकी भरपाई किसने पूरी कर दी? सितंबर ने पूरी कर दी। सितंबर में नॉर्मल से 35% ज्यादा रेनफॉल हुआ है, तो थोड़ी सी जो कसर रह गई थी ना वो यहाँ पे पूरी कर दी। और आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत समय के बाद इंडिया में ऐसे 3 साल हुए हैं जहां पे अबव एवरेज रेनफॉल हुआ। इससे पहले ये सिनेरियो 1996, 97 और 98 में हुआ था, जब इंडिया में एवरेज से अबव रेनफॉल हुआ था। तो अभी 2019, 2020 और 2021 फॉर्चुनेटली ये तीनों साल इंडिया के मॉनसून सरप्लस रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो भी अच्छा हुआ है। हालांकि इस बार साउथ इंडिया में थोड़ी ज़्यादा रेनफॉल हुआ, बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कम हुआ। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो आपको पता है कि जो अभी जो विड्रोइंग मानसून होती है या फिर विंटर मानसून होती है वो भी वहाँ पे रेनफॉल करती है, तो दैट वुड बी ओके। तो बात करें एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर के लिए कहीं जगह पे अच्छा भी है, कहीं जगह पे खराब भी है। क्योंकि जो खरीफ की क्रॉपिंग है, जैसे अभी जो धान या फिर पैडी क्रॉप लगा रखी हैं, इसके लिए थोड़ा सा नुकसान है इस बार उसमें। लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है यहाँ पे सरप्लस ही रहने वाला है, खासकर पल्सेस और ऑयल सीड का, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। इंडिया की इकोनॉमी के बारे में कहा भी जाता है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ गैम्बल ऑन मॉनसून, ठीक है। तो भैया मॉनसून का गैम्बल है, मॉनसून अच्छा होता है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी होती है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। आप इसको देख सकते हो। ओकुस के बारे में पहले ही आपको मैं काफी डिटेल में करवा चुका हूं, तो और ज्यादा हम लोग ओकुस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 99% चीजें यहाँ पे रिपीटेड ही होती हैं, तो इसको आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि अगर आपको ओकुस के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस आर्टिकल को जाकर डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हो। चलिए
ये कहता है कि चैलेंज ऑफ गोइंग बैक टू स्कूल, ये आज का एडिटोरियल है जिसको अब हम लोग करने वाले हैं, लेकिन आपको पता ही है कि हम लोग एडिटोरियल सबसे बाद में करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट का वेट कर लीजिए, इसको भी हम लोग कर लेंगे। मैट ऑन द मैट क्या कहता है, देखिए कोई वैसे तो कोई खास न्यूज नहीं है, ये पहले हम लोग कर चुके हैं, ये पुलिस के बारे में है, चाहे वो ये वो ब्रिटेन, देखिए अभी ब्रिटेन का एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है। ब्रिटेन में एक पुलिस वाले ने एक लेडी को किडनैप किया, उसका रेप किया और फिर बाद में उसको मार दिया, तो ये पुलिस ब्रुटैलिटी का एक बहुत लाइव एग्जाम्पल है। इसी तरह का केस जो है यूएसए में तो होते रहते हैं, जॉर्ज फ्लॉयड का केस हुआ था यूएसए में, उसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर का कितना बड़ा इशू हुआ था, और इंडिया में भी आपको पता है तमिलनाडु में इशू हुए थे, वो जयराज और उसके जो मतलब सन एंड फादर थे उनको मार दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान खोल रखी थी कोविड के समय में। तो पुलिस ब्रुटैलिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी यूपी में एक नया लाइव एग्जाम्पल चल रहा है ना, होटल में उसको मार दिया गया, तो उसके बारे में ही है कि पुलिस की इमेज जो खराब हो गई है इसको दोबारा से सही करने की जरूरत है। और ये कानून बना के नहीं होगा, ये कैमरा वगैरह से नहीं होगा, है ना। आप बोलोगे कि हम लोग तो थाने में पुलिस स्टेशन में कैमरा लगा देंगे या फिर पुलिस के जो लाइक पुलिस पर्सनल होते हैं उनके ऊपर बॉडी कैमरास लगा देंगे, देखिए उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। ज़्यादा बेनिफिट कब होगा, जब पुलिस वालों के अंदर जो है एथिक्स वाली फीलिंग आएगी, है ना, जब वो एथिकली बिहेव करने लगेंगे, मोरली बिहेव करने लगेंगे, उससे फर्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म। तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है, थोड़ा सा देख सकते हो, इसको आप यहाँ पे छोड़ो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या कह रहा है, 15 हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर्ड। देखिए कोलेजियम ने कुछ टाइम पहले जजेस के नाम को रिकमेंड किया गया था सरकार को कि आप इनको ट्रांसफर कर दीजिए, फाइनली सरकार ने उनको ट्रांसफर कर दिया है। ये डिटेलिंग में आपको जानने की जरूरत नहीं है, कोलेजियम सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बार कर चुके हैं, क्योंकि किसी भी जज की जब ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट, वो किसकी रिकमेंडेशन पे की जाती है, कोलेजियम की रिकमेंडेशन पे की जाती है। कोलेजियम के अंदर क्या होता है, एक हमारे सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये जब रिकमेंड करते हैं किसी का नाम तो उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है, राइट। तो दैट इज अबाउट द कोलेजियम सिस्टम अबाउट द ट्रांसफर। अगर किसी को अपॉइंट करना होता है तब भी कोलेजियम सिस्टम ही रिकमेंड करता है, राइट। चलिए अगली न्यूज है वो कहां से है, डेनमार्क से है। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर इंडिया को विजिट करने वाली हैं, क्योंकि COP 26 ग्लासगो में होने वाला है, तो उससे पहले ये इंडिया में करने वाली है। मेजर मुद्दा क्या रहेगा, इनका सेंटर पॉइंट रहेगा क्लाइमेट चेंज, ठीक है। देखिए तमिलनाडु के अंदर इन्होंने एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं हम लोग स्वीडन के साथ, जिसमें हम लोग 4 to 8 गीगावाट विंड पावर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं, और ये पूरी तरह से स्वीडन के कंट्रीब्यूशन के साथ होगा। तो इसके स्टेटस के बारे में भी बात की जाएगी। इसको हम लोग कहां पे लगा रहे हैं, इसे हम लगा रहे हैं गल्फ ऑफ मन्नार में, ठीक है। तो ये लोकेशन आप याद रख लेना कि स्वीडन के साथ हम लोग इसको बना रहे हैं। चलिए आगे क्या कहता है, मस्ट लुक एट द वीकनेस ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ 13 है। ये 13 के ए क्या है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कहां पे है, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में है। देखिए श्रीलंका के बारे में मैंने आपको कल कराया था, जैसे मान लो ये श्रीलंका है, श्रीलंका के नॉर्थ में और श्रीलंका के ईस्ट में यहाँ पे तमिल पॉपुलेशन मेजोरिटी में है ना, और यहाँ पे सेंटर में जो हिली एरिया यहाँ पे भी इंडियन तमिल्स हैं। तो ये इनके लिए ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जो श्रीलंका के जो दूसरे लोग हैं, सिनलीज लोग हैं, वो इनको नेग्लेक्ट करते हैं, इसीलिए। तो 13A अमेंडमेंट 1987 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जो राजीव गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि आप इनको ऑटोनॉमी दीजिए, है ना, इनको थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए। हालांकि इसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, बट स्टिल दैट इज द सिचुएशन हेयर। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पे गए हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट इट। ये मूडी वाला न्यूज़ वापस यहाँ पे रिपीट है जो ऊपर वाली न्यूज़ थी। उसके अलावा कहता है कि ऑनलाइन सिस्टम फॉर द एविएशन सेफ्टी, जैसे मतलब अभी अगर आप EGC के प्लेटफॉर्म पे जाओगे, है ना, अगर उसकी वेबसाइट पे ऊपर जाते हो तो वहाँ पे एक कंप्लेंट वाला पोर्शन है। जैसे कोई भी इंसान होता है जब वो एयरपोर्ट पे जाता है, तो उसको अगर ऐसा लगता है कि कहीं पे सिक्योरिटी में लैप्स हैं और ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो आप उसके EGCA प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकते हो, राइट। कंप्लेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी भी तरह से ओपन नहीं किया जाएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सीक्रेट रहेगी, किसी को नहीं बताया जाएगा, तो खुल के आप कर सकते हो, ठीक है। वो पूरा का पूरा न्यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा था। आगे क्या कहता है, हेल्थ बेनिफिट पैकेज अंडर आयुष्मान भारत रिवाइज्ड। देखिए आयुष्मान भारत ये क्या है, थोड़ा सा ये न्यूज़ आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। आयुष्मान भारत की जब आप लोग बात करते हो तो आयुष्मान भारत एक जो है एक नेशनल इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, याद रहेगा सबको, नेशनल इंश्योरेंस स्कीम। और ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन सेंटर करता है और कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसका इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो लो इनकम अर्नर्स हैं इंडिया में, है ना, जिनकी जिनकी कमाई कम होती है, जिनकी इनकम कम होती है, उनको बेनिफिट देने के लिए इस स्कीम को चलाया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में होता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कब चलाया गया था? 2018 में इसको चलाया गया था, आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। इसमें अंदर होता क्या है बेसिकली, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी तीनों लेवल पे जो ट्रीटमेंट होता है उसका पूरे का पूरा खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाता है। सबको नहीं मिलता है, जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं उन्हीं को मिलता है। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या फिर आप बीपीएल कार्ड है आपके पास, उनको ये बेनिफिट दिया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे। मतलब आपकी अगर इलाज वगैरह चलता है या हॉस्पिटलाइजेशन आपको एडमिट किया जाता है, वो पूरा खर्चा, और कुछ कुछ खास बीमारियां इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। लेकिन आपके लिए जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि अभी ब्लैक फंगस को भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है वो आपसे। चलिए, तो इसको रिवाइज किया गया है। बेसिकली कुछ नए डिसीज को ऐड किया गया है, जो कुछ पुराने डिसीज के अंदर जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स थे उनको अपग्रेड किया गया है, फ्रॉम 20% टू 400% तक भी किया गया है। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो गरीब आदमी को और ज्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल सकता है, राइट। चलिए आगे क्या कहता है कि स्कोल्डिंग नोट टेंट अमाउंट टू द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मतलब ये होता है कि जब किसी को सुसाइड करने के लिए उकसाया जाता है ना, उसको कहते हैं। तो ये केस एक्चुअली काफी पुराना है, 2018 का केस है। राजस्थान में एक 14 साल का बच्चा था, उसको स्कूल में टीचर ने डांट दिया था, आके उसने सुसाइड कर लिया। तो उसकी फैमिली वालों ने टीचर के ऊपर केस डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि देखिए, टीचर का काम होता है कि जो इनडिसिप्लिन बच्चे होते हैं उनको डांट लगा सकते हैं। मतलब आप फिजिकली अब्यूज नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, लेकिन डांट तो लगा सकते हो। एक टीचर का जो होता है, इवन अंडर आरटीई के अंदर भी ये कहा गया है, राइट टू एजुकेशन के अंदर भी। तो अगर किसी टीचर ने बच्चे को डांट दिया हल्का फुल्का और वो बाद में जाके सुसाइड कर लेता है, तो हम लोग उस टीचर को ये नहीं कह सकते कि आपने इसको सुसाइड के लिए उकसाया है। तो भैया ऐसे तो फिर ना पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ थी। अगर कभी फ्यूचर में आपको इस तरह का क्वेश्चन लिखने का आता है मेंस में, तो आप इसको यहाँ पे कोट कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। ठीक है, राजस्थान वाले केस में। चलिए आगे, तो न्यूज़ क्या है? आगे न्यूज कहता है कि कोल, ये आपका जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी वाले सेक्शन से हम लोग कवर करते हैं। कोल टू लास्ट लेस देन 4 days एट 64 पावर प्लांट। इंडिया में भैया कोल की किल्लत हो गई है। इवन चाइना के अंदर भी कोल की किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के ब्रेक भी लग रहे हैं। इंडिया में 25 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का ही कोल बचा हुआ है। हालांकि सरकार कह रही है कि इस प्रॉब्लम को जल्दी हम लोग सोल्व कर लेंगे। लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। ठीक है, आगे क्या रहा है? MFIs सीक एडिशनल 7500 करोड़ अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम। क्रेडिट गारंटी स्कीम काफी साल पहले चलाई गई थी। इसमें जो आपके जैसे मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं या फिर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको हेल्प दी जाती है फाइनेंशियली, उनको क्रेडिट दिया जाता है, लोन दिया जाता है। और ये जो लोन होता है ना, वो नॉन कोलेटरल होता है, मतलब उसके लिए किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जैसे एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। ये बैंक नहीं होते हैं ये, लेकिन कई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो बैंकों के साथ ओवरलैप करती हैं। लेकिन इनके बीच में, बैंकों के बीच में कुछ फर्क होता है। जैसे एनबीएफसी, वो आप वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, वो चेक इशू नहीं कर सकते, लेकिन आप वहाँ पे एफडी करवा सकते हो, है ना, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो। तो ये कुछ तरह के इनमें डिफरेंस होते हैं, थोड़ा सा आप देख लेना। तो एनबीएफसी क्या करते हैं, जो स्मॉल मंजले जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ये लोन देते हैं, सस्ते में लोन देते हैं, काफी कम इंटरेस्ट रेट उनका होता है। तो उनको अभी क्या चाहिए? उनको अभी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए सरकार से, ताकि वो इन सेक्टर की हेल्प कर सके। यहाँ पे एक ये है साधन, SADHAN, साधन। साधन क्या है? एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है MFIs के लिए। तो इंडिया में जितने भी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, ये उनको रेगुलेट करता है। जैसे हमारे बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे हमारा जो कैपिटल मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसको सेबी रेगुलेट करता है, ऐसे ही इनको आरबीआई साधन इनको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये था अपना इसमें। आज इंटरनेशनल की न्यूज़ में अगर हम लोग देखें तो कोई खास न्यूज़ नहीं है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से कोई खास न्यूज़ नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो ये हम सिर्फ उसी न्यूज़ को पढ़ते हैं जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है, राइट। चलिए आज का जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल एक बार हम लोग देख लेते हैं। एडिटोरियल क्या कह रहा है, देखिए।
ये तो हम लोगों ने कर लिया। हाँ, दिस इज द एडिटोरियल फॉर द डे। क्या कहता है एडिटोरियल? एडिटोरियल कहता है देखिए कोविड से रिलेटेड है और स्कूल से रिलेटेड है। अभी सरकार स्कूल को ओपन करने की बात कर रही है ना, उसके बारे में है। तो पेंडेमिक से पहले और पेंडेमिक के बाद में सिचुएशन कैसे चेंज हुई है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब देखिए दो तरह के स्टूडेंट हैं हमारे पास। एक स्टूडेंट वो हैं जो मेजोरिटी हैं, एक स्टूडेंट है वो माइनॉरिटी हैं। माइनॉरिटी का मतलब ऐसा है जो रिच स्टूडेंट है, मतलब जिनकी फैमिली ठीक ठाक है। पुअर होते हैं जिनके पास साधन नहीं होते हैं। तो जब लोग देखिए, वैसे तो लॉकडाउन से पहले भी काफी ज्यादा गैप हुआ करता था इनके बीच में, लेकिन लॉकडाउन के समय में थोड़ी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि जो पुअर स्टूडेंट थे ना उनके पास किसी तरह की अपॉर्चुनिटी थी नहीं। ना तो उनके पास स्मार्टफोन था, ना उनके पास नेटवर्क की समस्या थी, ना और उनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो जो बच्चे बेचारे पहले से ही पीछे छूट गए थे वो पेंडेमिक की वजह से और ज्यादा पीछे छूट गए हैं। उसके अलावा दूसरे हैं रिच बच्चे, जिनके पास स्मार्टफोन भी हैं, जिनके पास मटेरियल भी है, वो जिनके पेरेंट्स भी पढ़े लिखे होते हैं, वो ट्यूशन वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं। तो इनके बीच में और ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। तो सरकार को चाहिए कि जो जो गरीब बच्चे हैं अभी उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट करे। तो स्कूल को जब हम लोग रीओपन कर रहे हैं तो सरकार का ज्यादा फोकस हेल्थ के ऊपर है रादर देन लर्निंग, है ना, कि सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, वैक्सीनेशन करिए, इस चीज पे ज्यादा फोकस है रादर देन लर्निंग। तो इस एडिटोरियल में कहा गया है कि लर्निंग के ऊपर भी इक्वल फोकस होना चाहिए जितना फोकस हेल्थ के ऊपर है, ये इसके अंदर कहा गया है। इसके अंदर 7 ऐसी चीजें बताई गई हैं जो सरकार को करना चाहिए। पहली बात है यहाँ पे इक्विटी, यानी कि जो पुअर बच्चे हैं, जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं, जो पीछे छूट गए हैं, उनके लिए सरकार को एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे लेने की जरूरत है। और टाइम टू टाइम उनके पेरेंट्स से भी बात करने की जरूरत है ना, पेरेंट्स क्योंकि वो बच्चों को घर पे सपोर्ट करते हैं तो उनके साथ भी बातचीत करिए। तीसरी चीज होती है सोशियो इकोनॉमी इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि बच्चे ना थोड़े से डिप्रेशन में चले गए हैं, तो टीचर को चाहिए कि उनको ज्यादा सपोर्ट करे, 1 to 1 उनसे बातचीत करे, है ना, उनकी प्रॉब्लम को समझे। तो एक वो यहाँ पे उसको उनको सपोर्ट देने की जरूरत है। उसके अलावा जो हमारा सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे पढ़ाई से अनटच हो गए हैं, तो उनकी लर्निंग एबिलिटी काफी कम हो गई है। इसीलिए जो नया करिकुलम सिलेबस बनाया जा रहा है उसको थोड़ा सा आपको रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू न्यू नीड्स। ठीक है, ये इसके बारे में कहा गया है। अगला प्रिंसिपल कहता है एक्सटेंड टाइम। देखिए ये कह रहे हैं कि क्लासरूम का टाइम बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि जो पीछे चीजें छूट चुकी हैं, जो तो उसको भी तो कवर करना है ना, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा और जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा टीचर्स की हायरिंग भी करनी पड़ेगी। तो एक वो भी यहाँ पे करने की जरूरत है। आपको सिर्फ टीचर को हायर ही नहीं करना है बल्कि एक्स्ट्रा टीचर को ट्रेन भी करना है, क्योंकि जब आप उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करेंगे भैया तभी तो पढ़ा पाएंगे, है ना। क्योंकि ऑनलाइन अभी क्या है, हाइब्रिड सिस्टम हम लोग इंक्लूड करेंगे। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऑफलाइन क्लासरूम्स एंड ऑनलाइन क्लासरूम्स, तो इसके लिए टीचर को स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि एडिशनल फंडिंग। देखिए तो सीधी सी बात है, बिना बिना फंडिंग है तो कुछ हो नहीं सकता, तो फंडिंग एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ेगी। इंडिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिया में जो सरकार ने फंडिंग को एटलीस्ट एक्चुअली कम कर दिया है, जबकि बढ़ाना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सरकार को इन्होंने क्रिटिकली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता रखे हैं। ठीक है, कुछ सर्वे का इन्होंने हवाला दिया है, या कुछ सर्वे या कुछ रिपोर्ट। कुछ सर्वे का कहना है कि इंडिया में जो टोटल बच्चे हैं उनका 40% बच्चे इंडिया में वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। और प्राइवेट स्कूल का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे डीपीएस टाइप के स्कूल में पढ़ते हैं, भैया बहुत प्राइवेट स्टूडेंट स्कूल ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छी लेवल के नहीं होते ना, गाँव में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं। तो और यहाँ पे एक ये भी केस देखा गया है कि ड्रॉप आउट्स काफी बच्चे हो गए हैं, मतलब जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। अब ये ड्रॉप आउट के यहाँ पे कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। जैसे जो जो गर्ल्स हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट किया है, तो चाइल्ड मैरिज के केस भी यहाँ पे देखे गए हैं। उसके अलावा चाइल्ड अब्यूज के केस भी यहाँ पे देखे गए हैं, और चाइल्ड लेबर। तो ये जो है पेंडेमिक के समय में सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो गई है बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा क्या कहते हैं, उसके अलावा कहते हैं कि 25% बच्चे वो प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। पहले वो प्राइवेट में पढ़ते थे, अभी वो गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं। क्यों शिफ्ट हो गए, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फैमिली की इनकम कम हो गई है। इनकम की वजह से वो प्राइवेट स्कूल की फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वो गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने शिफ्ट हो गए हैं, है ना। और भी कई सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे इंक्लूड की हैं सेडिटोरियल में, जैसे ब्रिज कोर्सेज के बारे में बात की गई है। जो बच्चों का सिलेबस छूट गया है ना, उस छूटे हुए सिलेबस को भी कवर करवाना है, तो ब्रिज कोर्सेज की उन्होंने बात की है, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास वगैरह दिया जाएगा एंड ऑल दैट, उसके बारे में बात किया है। आगे कहता है लर्निंग एबिलिटी, बच्चों की लर्निंग एबिलिटी काफी कम हो गई है, स्पेशली लैंग्वेज स्किल्स। ऐसा देखा गया है कि इंडिया में 80% बच्चे अपनी जो सेकंड लैंग्वेज थी उसको ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। जैसे मान लो आपकी मदर टंग वो मराठी है, लेकिन आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो पिछले 1.5-2 साल में बच्चों का वो लर्निंग बिल्कुल छूट गया, क्योंकि घर में तो इंग्लिश आप बोलते नहीं हो, है ना। तो पहले ही आपकी सेकंड लैंग्वेज कम थी और लॉकडाउन के समय में तो बिल्कुल अनटच हो गए हो, तो लर्निंग एबिलिटी यहाँ पे बच्चों की काफी कम हो गई है। और लर्निंग एबिलिटी से ज्यादा मैथमेटिक्स स्किल की तो मैं बोलूँ कि बिल्कुल वाट लग गई है, तो इसको ब्रिज करने की जरूरत है। तो अभी जो बच्चे एडमिशन लेंगे स्कूल्स में आएंगे उनको एक्स्ट्रा हेल्प देने की जरूरत है, और ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी
पड़ेंगी। तो क्या कर सकते हैं हम इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है, पहले तो आप लैंग्वेज लर्निंग पे ऊपर फोकस कीजिए, मैथमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। उसके अलावा सोशियो इमोशनल लर्निंग के ऊपर आप फोकस कीजिए, क्योंकि बच्चे देखिए 1.5-2 साल से स्कूल से बाहर हैं, अचानक से वो स्कूल में आएंगे तो कैसे वहाँ पे एडजस्ट करेंगे, है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। तो बच्चों को एक सोशल और इमोशनल माहौल में रख के उनको अडेप्ट करने की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नोट ड्रिवन बाय द सीक्वेंस, देखिए क्या कहता है, जैसे टीचर जो पहले पढ़ाते थे ना, चैप्टर 1 2 3 4 5, उस मेथड में जाने की बजाय टीचर को कुछ नए मेथड यहाँ पे खोजने की जरूरत है, क्योंकि जो पुराने मेथड हैं वो स्पेशली रोट लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, रट्टा मारने पे फोकस करते हैं। तो टीचर को भी चाहिए कुछ नया इनोवेटिव तरीका लेके आए जिसमें बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख सकें। कोचिंग मोड में पढ़ाने की जरूरत है, मतलब 1-to-1 स्टूडेंट इंटरेक्शन करने की जरूरत है, रादर देन द मास लर्निंग, ठीक है। तो और आप पुराने रिटायर्ड टीचर को भी यहाँ पे हायर कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, या जो कॉलेज वगैरह के बच्चे हैं जो वॉलंटियर कर सकते हैं उनको भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे फोकस मत कीजिए। हाँ, ऑफ कोर्स हेल्थ प्राइमरी होना चाहिए, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे फोकस नहीं करना चाहिए भैया, उनके लर्निंग के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर ओवरऑल जो है सरकार को फोकस करना चाहिए। फाइनेंशियल जो अलॉटमेंट है जो हम लोग देते हैं उनको फ्रॉम आवर बजट, उसको भी इंक्रीज यहाँ पे करने की ज़रूरत है। तो यही था आज का उसका पूरे लिए एनालिसिस, हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो जो लोग बच्चे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जो पुराने बच्चे हैं पूरा एनालिसिस देखा करें। तो आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि दिन भर मेरी क्लास रहती हैं, तो कोई बात नहीं, जब भी आपको एनालिसिस अवेलेबल होती है तब आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।